नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइस ऑफिशियल पर। तो आज की इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य के अगले शासक अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा दिया था। तो अकबर मुग़ल साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इनसे तो हर एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो मैंने इस वीडियो में अकबर से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को कवर किया है। तो आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर किए हैं। तो पहले आप वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मुग़ल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने की थी। बाबर का शासनकाल 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था, यानी कि बाबर ने 4 सालों तक शासन किया। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं अगला शासक बना। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है हुमायूं के बारे में। पहले हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने इसको हरा दिया और इसको भारत से बाहर निकाल दिया। उसके बाद सूरवंश की स्थापना होती है। पिछली वीडियो में मैंने शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद हुमायूं दोबारा आक्रमण करता है और दोबारा भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। और ये 1 साल यानी कि 1555 से लेकर 1556 तक दोबारा शासन करता है। तो हुमायूं 2 बार भारत में शासन करता है। पहला शासनकाल इसका 1530 से लेकर 1540 तक था और दूसरा 1555 से लेकर 1556 तक था। तो हुमायूं के बाद अगला शासक बनता है अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। तो इसी अकबर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मैंने सभी पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हुमायूं वाली वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जब शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और भारत से बाहर निकाल दिया था, तब हुमायूं ने अमरकोट के राजा राणा वीर साल के यहाँ शरण ली थी और वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था। और अकबर के पिता का नाम आपको पता ही है, हुमायूं है, और अकबर के बचपन का नाम जलाल था। तो हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर ही पंजाब में गुरदासपुर जिले में स्थित कलानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्य अभिषेक कर दिया गया। यानी कि जब अकबर को ये सूचना मिली कि उसके पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई है, तो उसी वक्त ये पंजाब में था। तो पंजाब के कलानौर में ही इसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। कब? 14 फरवरी 1556 को। तो अभी अकबर अवयस्क ही था, यानी इसकी आयु ज़्यादा नहीं थी। तो अकबर का एक संरक्षक था, उसका नाम था बैरम खां। तो याद रखिएगा, बैरम खां कौन था? ये अकबर का संरक्षक था। इसने 1556 से लेकर 1560 यानी कि 4 सालों तक अकबर की रक्षा की थी। तो जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय सिर्फ पंजाब के कुछ ही हिस्सों पर अकबर का वास्तविक नियंत्रण था। ऐसा क्यों था? तो मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूँ। तो देखिए, शेरशाह वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? उसका पुत्र इस्लाम शाह। तो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद हेमू, जिसका असली नाम था हेमराज, इसने सुल्तान आदिल शाह को बहुत प्रभावित किया और उसका प्रधानमंत्री और सेनापति बन गया। कौन? हेमू। तो दिल्ली और आगरा से अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और दिल्ली के मुगल गवर्नर तर्दी बेग खां को भी पराजित करके सरहिंद भागने पर मजबूर कर दिया। तो देखिए, जो हेमू था ना, जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली में एक मुगल गवर्नर को नियुक्त किया गया था, उसका नाम था तर्दी बेग। तो जैसे ही हुमायूं की मृत्यु हुई, मौका पाते ही हेमू ने क्या किया, दिल्ली और आगरा पर आक्रमण कर दिया। क्योंकि इस समय अकबर कहाँ था? अकबर तो पंजाब में था, उसकी अनुपस्थिति थी और हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। तो हेमू ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था। किसको हराकर? मुगल गवर्नर तर्गी बेग खां को हराकर ये सरहिंद भाग गया था। और जैसे ही तर्दी बेग खां ने यह सूचना अकबर को दी थी, तो इसने ये बताया कि हेमू बहुत ही बड़ा शासक है, उसे युद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें सुनकर जो अकबर का संरक्षक था ना, बैरम खां, उसने उसी समय तर्दी बेग खां को मार दिया, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि ये अकबर के सामने जाकर हेमू का गुणगान कर रहा था कि हेमू बहुत ही वीर योद्धा है, उसके पास बहुत ही बड़ी सेना है, उसको हराया नहीं जा सकता। इसीलिए अकबर के संरक्षक बैरम खां ने इसको मौत के घाट उतार दिया। किसको?
गवर्नर तरदी बेग खां को। तो अब आगे क्या होगा, तो अकबर को अब दिल्ली की गद्दी चाहिए। तो अब आगे अकबर का हेमू के साथ युद्ध होगा। इसी युद्ध को पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध तो बाबर ने किया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध किया था। अब पानीपत का दूसरा युद्ध होगा अकबर का। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान बादशाह आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुई थी। तो हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी, जिसमें 1500 हाथी थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, यानी कि शुरुआत में हेमू जीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस गया, जिस कारण क्या हुआ, युद्ध का पूरा पासा ही पलट गया। पहले हेमू जीत रहा था शुरुआत में, पर एक तीर हेमू की जाके आंख में लग जाता है, जिसके कारण हेमू नीचे गिर जाता है और पानीपत की दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की विजय हो जाती है और दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो जाता है। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष समाप्त हो जाता है और दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो जाता है। तो इस लड़ाई में अकबर की विजय होती है और दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो जाता है। तो अब दिल्ली और आगरा पर अकबर का अधिकार हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अकबर का संरक्षक कौन था, बैरम खां था। बैरम खां को अकबर ने वजीर नियुक्त किया था। तो अब हम बैरम खां की मृत्यु देख लेते हैं कि बैरम खां की मृत्यु कैसे हो जाती है। तो अकबर के कुछ सरदारों और धाई माँ महामनगा कौन थी, तो इसी ने अकबर का पालन पोषण किया था। उसकी धाई माँ थी जिसका नाम था महामनगा। इसने अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़का दिया। तो महामनगा ने अकबर से कहा कि जो बैरम खां है ना, ये जनता को तुम्हारे विरुद्ध यानी कि अकबर के विरुद्ध भड़का रहा है। तो अकबर भी इन बातों में आ गया। तो अकबर ने दिल्ली से एक फरमान जारी किया जिसमें उसने बैरम खां को अपदस्थ कर दिया, यानी कि वजीर के पद से बैरम खां को हटा दिया और उसे हज पर जाने का आदेश दिया। तो बैरम खां को अकबर ने हज पर जाने के लिए आदेश दिया। तो बैरम खां प्रारंभ में इस आदेश से सहमत हो गया, लेकिन जब उसे लगा कि उसके साथ उचित बर्ताव नहीं किया जा रहा तो वह विद्रोह पर उतारू हो गया और जालंधर के निकट उसने अकबर की सेना से ही युद्ध कर दिया, लेकिन वो हार गया और अकबर ने उदारता बरतते हुए उसे दोबारा मक्का चले जाने का अवसर प्रदान किया और वो वापस मक्का जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही, यानी कि मक्का जाने के रास्ते में ही 1561 में पाटन नामक स्थान पर एक लोहानी अफगान मुबारक खां ने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण इसकी हत्या कर दी। तो मुबारक खां ने पाटन नामक स्थान पर किसकी हत्या कर दी, बैरम खां की हत्या कर दी। तो 1561 में बैरम खां की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं। तो देखिए, पर्दा शासन या पेटीकोट शासन भी इसे कहा जाता है। तो ये पूछा जाता है, तो पर्दा शासन और पेटीकोट शासन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, 1560 से लेकर 1564 के दौरान अकबर के शासन पर उसके हरम दल की स्त्रियों और धाई माँ महम अनगा और महम अनगा के पुत्र आदम खां का काफ़ी प्रभाव था। तो 4 वर्षों के इस शासन को पर्दा शासन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 4 वर्षों के इस शासन काल में अकबर पर स्त्रियों का काफ़ी प्रभाव था, जिस कारण इसे पर्दा शासन के नाम से या पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है। तो 1561 में क्या होता है कि मालवा के युद्ध में, आगे हम पढ़ेंगे मालवा के युद्ध के बारे में। तो मालवा के युद्ध में आदम खां, जो कि महम अनगा का पुत्र होता है ना, इसने लूटे हुए धन का अधिकांश भाग अपने पास रख लिया और अकबर को बताया नहीं। तो जब अकबर को इस बात का पता चलता है तो अकबर ने आदम खां को मृत्यु दंड दे दिया। तो जब अकबर ने आदम खां को मृत्यु दंड दे दिया और आदम खां की मृत्यु हो गई, तो जब ये खबर महम अनगा ने सुनी ना, तो सदमे से बाहर नहीं आ पाई और इसी सदमे में, यानी कि अपने पुत्र की मृत्यु के सदमे में, महम अनगा की भी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद क्या होता है, 1564 तक ये जो पर्दा शासन होता है ना, अकबर इसे पूर्णतः मुक्त हो जाता है। अब वो अपने फैसले खुद लेने लगता है और जो ये प्रभाव में था उससे ये मुक्त हो जाता है। तो आगे अब हम देखते हैं कि अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। तो मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़, जो कि अकबर का आखिरी अभियान था, तो मालवा के विरुद्ध अभियान से लेकर असीरगढ़ के पतन तक 4 दशकों के दौरान अकबर की भूमिका एक महान विजेता तथा साम्राज्य निर्माता की थी। तो सबसे पहले देखते हैं मालवा विजय, जो कि 1561 में अकबर को मिली थी। तो सर्वप्रथम अकबर ने 1561-62 में मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर मालवा को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। किसको? मालवा को। उसके अगले ही वर्ष इसने चुनार किले पर भी अधिकार कर लिया। तो चुनार के किले पर अफगानों का शासन था।
और मुगल सेनापति अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अकबर का चुनार के किले पर भी अधिकार हो गया। तो 1561 में इसने मालवा पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1562 में इसने चुनार के किले पर भी अधिकार कर लिया। उसके बाद 1564 में इसने गोंडवाना पर भी विजय हासिल कर ली। तो 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहाँ की राजधानी चोरागढ़ के निकट एक युद्ध में रानी दुर्गावती को पराजित कर दिया और यहाँ पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि अकबर ने कहाँ पर अधिकार किया। सबसे पहले इसने मालवा के क्षेत्र पर अधिकार किया, उसके बाद इसने चुनार का किला जीता और उसके बाद इसने गोंडवाना पर विजय हासिल की। तो गोंडवाना पर विजय हासिल करने से पहले इसने और भी राज्यों को जीता था, वो हम आगे देखेंगे। आपको इसी क्रम में पढ़ना है कि पहले इसने मालवा के बाद इसने चुनार किले को जीता, चुनार के बाद गोंडवाना को हासिल किया, क्योंकि बाकी का जो है वो राजपूताना के अंदर आता है, उसको मैंने एक ही साथ कवर किया है। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं राजपूताना विजय, यानी कि अकबर की जो भी राजपूतों पर विजय हुई थी ना, मैंने उन्हें एक साथ कवर कर दिया है। तो राजस्थान में साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर द्वारा 2 नीतियां अपनाई गई थी। पहली नीति थी स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले अथवा विवाह संबंधों के इच्छुक राजपूत राजाओं को अपनी अधीनता में लेना और उनका राज्य उन्हें वापस कर देना, तथा मुगल सेना में उन्हें उच्च पद प्रदान करना। यानी कि जिन भी राजपूत राजाओं ने अपनी इच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली या तो उसके साथ वैवाहिक संबंध बना लिए ना, तो अकबर ने उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया और उन्हें मुगल दरबार में उच्च पद भी प्रदान किया। किसने? अकबर ने। और दूसरी नीति थी कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार से लिप्त राजाओं को पराजित कर उनके राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला लेना। यानी कि जिन राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर ने युद्ध किया और उनके राज्य को अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो राजपूतों पर विजय के लिए अकबर ने ये 2 नीतियां अपनाई थी। तो सबसे पहले अकबर ने 1562 में आमेर पर विजय हासिल की। तो सबसे पहले कौन सा राजपूत राज्य था? आमेर। तो आमेर के शासक भारमेल पहला राजपूत राजा था जिसने 1562 में स्वेच्छा से ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री हरकाबाई, जिसे आप जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ अकबर का विवाह करा दिया। और अकबर ने भारमल के पुत्र भगवान दास एवं उसके पौत्र मान सिंह को मुगल दरबार में उच्च पद भी प्रदान किया था। तो जोधाबाई का विवाह करवा दिया गया अकबर के साथ। आमेर पर इसकी पहली विजय हुई 1562 में। उसके बाद अगला अभियान था मेवाड़ अभियान। तो राजपूत राजाओं में मेवाड़ ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इस समय मेवाड़ के शासक थे राणा उदय सिंह। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो 1567 में क्या होता है कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके उसे जीत लिया और इस अवसर पर जो उदय सिंह थे इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये जंगल में भाग गए थे। और 1572 में क्या होता है कि राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद अगला शासक बनता है उनका पुत्र राणा प्रताप सिंह। तो राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के अगले शासक बनते हैं और राणा प्रताप ने जीवन पर्यंत अकबर के साथ संघर्ष किया पर कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और 18 जून 1576 में क्या होता है कि अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप अकबर के साथ बहुत ही वीरता और बहादुरी से लड़ते हैं। राणा प्रताप के पास सेना काफ़ी कम होती है अकबर के मुकाबले, फिर भी ये काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं। और इस युद्ध में क्या होता है, तो इस युद्ध में मुगलों की विजय हो जाती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस युद्ध में मुगलों की विजय हो जाती है, पर कई इतिहासकारों का मानना है कि इस युद्ध में राणा प्रताप हारते नहीं हैं, यानी कि मुगलों की विजय नहीं होती। पर हम तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस युद्ध में यानी कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की विजय हो जाती है। तो मेवाड़ अभियान के बाद और भी राजपूतों के अधीन जो इलाके थे अकबर ने उन्हें भी अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जैसे कि रणथंभौर के बाद कलिंजर को इसने अपने अधीन किया, कलिंजर के बाद मारवाड़ को इसने अपने अधीन किया, मारवाड़ के बाद जैसलमेर को और जैसलमेर के बाद बीकानेर को। तो इन सभी राज्यों को भी इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो राजपूतों के क्षेत्र को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद ये गुजरात की ओर बढ़ता है, यानी कि गुजरात पर अभियान करता है। तो 1572 में अकबर ने स्वयं गुजरात का अभियान किया था और इस समय गुजरात का शासक था मुजफ्फर खां तृतीय और अकबर ने 1573 में इसे जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसे? गुजरात को। और यहीं पर यानी कि गुजरात में ही अकबर ने पहली बार समुंदर देखा था, याद रखिएगा, यहीं पर इसने पहली बार समुंदर देखा था।
तो गुजरात अभियान के बाद ये बिहार और बंगाल की ओर बढ़ता है और उसे भी मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो 1574 से 76 के दौरान अकबर का बिहार और बंगाल पर भी अधिकार हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये पूरे साम्राज्य का अपना विस्तार कर रहा है। उसके बाद ये पश्चिमोत्तर राज्यों पर भी अभियान करता है, जैसे कि काबुल, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान और कंधार, इन्हें भी ये अपने मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो उत्तर में तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, अब ये दक्षिण की ओर बढ़ता है और अकबर पहला मुगल शासक होता है जिसने दक्षिण भारत पर अभियान किया। 1591 में अकबर ने सबसे पहले खान देश पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक अली खान ने स्वेच्छा से ही इसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो खान देश के बाद ये 1599 में दौलताबाद की ओर बढ़ता है और दौलताबाद पर आक्रमण कर देता है और इसे भी अपने अधीन कर लेता है। और दौलताबाद के बाद अगले ही वर्ष यानी कि सन 1600 में इसने अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया और अहमदनगर की सुरक्षा जो थी इसका भार चांद बीबी पर था, जो कि अहमदनगर के शासक निजाम शाह की पुत्री थी। और यहाँ पर भी अकबर की ही विजय हुई और इसे भी इसने अपने अधिकार में ले लिया। उसके बाद 1601 में इसने असीरगढ़ के किले को जीत लिया और ये अकबर का अंतिम अभियान था, याद रखिएगा। 1601 में इसने जो असीरगढ़ पर अभियान किया था ये इसका अंतिम अभियान था। उसके बाद अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो जाती है और इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया जाता है और यहाँ पर इसका कलापूर्ण मकबरा बनाया गया है। कहाँ पर? सिकंदरा में। और अकबर के बाद इसका पुत्र सलीम, जिसे जहांगीर के नाम से जानते हैं, ये मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह बनता है। तो आगे अब हम अकबर से संबंधित जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना वो देख लेते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने इन्हें एक ही साथ कवर कर दिया। जो भी अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष हैं आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो है 1542, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है 1556, क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। और 1560 में क्या होता है कि जो अकबर का संरक्षक होता है ना बैरम खां, इसे ये अपदस्थ कर देता है, यानी कि अब इसे ये दूर हो जाता है। पहले जो बैरम खां था इसका वजीर था, अब इसे ये अपदस्थ कर देता है और इसी के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। 1562 में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब इसने अंत किया था? 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया था। और 1563 में इसने तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कि 1562 में जब अकबर की शादी जोधा बाई से हो जाती है ना, यानी कि जब राजपूतों से इसके अच्छे संबंध बन जाते हैं, तो अकबर हिंदुओं के प्रति उदारता की नीति अपनाता है, जिसका पहला उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि 1563 में इसने तीर्थ यात्रा पर जो कर लगता था उसे समाप्त कर दिया 1563 में। उसके बाद 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर को भी समाप्त कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया था? 1564 में। तो जजिया कर आपको पता ही है कि गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स था और मैंने डिटेल में पहले इसको सल्तनत काल में पढ़ाया हुआ है जजिया कर के बारे में। अगर आपने सल्तनत काल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1571 में इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये आगरा के पास इसने एक नगर बसाया था फतेहपुर सीकरी। इसकी स्थापना इसने 1571 में की थी और अपनी राजधानी को भी बाद में इसने आगरा से फतेहपुर स्थानांतरण किया था। किसने? अकबर ने। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि 1542 में अकबर का जन्म होता है, 1556 में इसका राज्याभिषेक होता है, 1560 में ये अपने संरक्षक बैरम खां को अपदस्थ कर देता है, 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया और 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। उसके बाद आगे है 1575। तो 1575 में इसने इबादत खाने की स्थापना की। तो इबादत खाना क्या होता है आपको पता ही होगा कि अकबर अनपढ़ था, यानी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो अकबर की धार्मिक चीज़ों का ज्ञान लेने में काफ़ी रुचि थी। तो अकबर ने एक इबादत खाने का निर्माण करवाया था। इबादत खाना एक ऐसा भवन था जिसमें इस्लाम धर्म के विभिन्न गुरु आते थे और आपस में डिबेट करते थे, यानी कि वाद विवाद करते थे, जिसे अकबर की इस्लाम धर्म के बारे में जो जानकारी थी, जिसे अकबर को इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी मिलती थी। तो इबादत खाना एक ऐसा भवन था जिसमें विभिन्न मुस्लिम धर्मगुरु आते थे और धार्मिक विषयों पर डिबेट करते थे, जिससे अकबर को धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती थी। तो 1575 में इसने केवल
मुस्लिम धर्म गुरुओं के लिए ही इबादत खाने की स्थापना की थी, पर बाद में 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए प्रवेश की इसने अनुमति दे दी। यानी कि अब जो भी बाकी के धर्म थे उनके धर्म गुरुओं को भी इबादत खाने में आने की इसने अनुमति दे दी। 1575 में केवल मुस्लिम धर्म गुरुओं की ही अनुमति थी। उसके बाद है 1579, इसमें इसने मजहर की घोषणा की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मजहर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, तो 1578 में अकबर ने क्या किया था कि इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। तो सभी धर्मों के गुरु आते थे और किसी भी धार्मिक विषय पर जब डिबेट करते थे तो जाहिर सी बात है सभी धर्म गुरु अपने ही धर्म को ऊंचा बताएंगे। तो अकबर कंफ्यूज हो जाता था कि मैं किस धर्म गुरु की बात को सही मानूं। तो अकबर ने मजहर की घोषणा की। मजहर का मतलब है ये एक प्रकार का कानून है कि अब राजा को ये अधिकार मिल गया, जब भी धार्मिक मामले में किसी भी बिंदु पर पेंच फंसेगा तो राजा का ही फैसला आखिरी माना जाएगा। यानी कि जब भी धर्म गुरु कोई भी डिबेट करेंगे, कहीं पर भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा तो राजा का ही फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा। तो इसने 1579 में मजहर की घोषणा की थी, याद रखिएगा। उसके बाद आगे है 1580। तो 1580 में दहसाल बंदोबस्त, याद रखिएगा। दहसाल बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके दरबार में यानी कि अकबर के दरबार में आगे हम अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो अकबर के नवरत्नों में से एक था टोडरमल। तो टोडरमल ने ही ये व्यवस्था लागू की थी, दहसाल बंदोबस्त, क्योंकि भूमि सुधार का काम टोडरमल के पास था। तो टोडरमल ने ये दहसाल बंदोबस्त लेकर आया था, जिसमें क्या होता था कि किसान के पिछले 10 सालों की उपज का औसत निकालकर उसका 1/3 लगान किसान को देना पड़ता था। यानी कि पिछले 10 वर्षों में जो भी उपज होती थी ना, उसका एवरेज निकालकर 1/3 लगान किसान को देना पड़ता था। तो इसी को दहसाल बंदोबस्त कहा गया। उसके बाद 1582 में अकबर ने दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी। ये एक नया धर्म था, अकबर के द्वारा चलाया गया था, जो कि बाद में बंद हो गया। दीन इलाही की घोषणा किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में। तो दीन इलाही धर्म के बाद अगले ही वर्ष 1583 में इसने एक नए कैलेंडर की शुरुआत की थी, जिसका नाम था इलाही संवत, याद रखिएगा। उसके बाद 1601, तो मैंने आपको बताया था कि 1601 में इसने अपना अंतिम अभियान किया था असीरगढ़ में। उसके बाद है 1605, जब अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें एक साथ कवर कर दिया। तो 1575 में इबादत खाने की स्थापना हुई। उसके 3 वर्ष बाद 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। अब सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया तो सभी धर्मों के अलग अलग पॉइंट होंगे। तो 1579 में मजहर की घोषणा की, यानी कि राजा का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाएगा। 1580 में दहसाल बंदोबस्त की शुरुआत हुई। 1582 में एक नए धर्म यानी कि दीन इलाही की घोषणा की। 1583 में एक नए कैलेंडर इलाही संवत की शुरुआत हुई। 1601 में इसका आखिरी अभियान था और 1605 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण वर्ष हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो आगे अब हम अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है कि अकबर का प्रथम विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम से हुआ था। तो अकबर का प्रथम विवाह रुकैया बेगम से हुआ था। उसके बाद अगला पॉइंट है कि अकबर ने जैन आचार्य विजय सेन सूरी को काली सरस्वती की उपाधि दी थी। किसे? जैन आचार्य विजय सेन सूरी को। उसके बाद है दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। उसके बाद है दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू शासक बीरबल था। तो सबसे पहला हिंदू शासक जिसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था वो था बीरबल। और अकबर के दरबार के कुछ प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जैसे कि अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। ये अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार थे, अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। और अकबर के शासनकाल के कुछ प्रमुख गायक भी थे, जैसे कि तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बावरा। ये अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक थे। और अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता थी मनसबदारी प्रथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अकबर ने अधिकारियों की एक रैंक बनाई थी कि किस अधिकारी के अंदर कितने सैनिक आएंगे। तो एक रैंक बनाई थी जिसे मनसबदारी प्रथा कहा गया। और अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती। ये इसके समय के एक प्रसिद्ध सूफी संत थे। कौन? शेख सलीम चिश्ती। और फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन थे। तो अकबर के राजकवि कौन थे? फैजी। उसके बाद है कि यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान
बीरबल की हत्या हो गई थी। तो बीरबल की हत्या हो गई थी यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान। और गुजरात विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कब करवाया था। तो गुजरात से विजय मिलने के बाद अकबर ने स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और अकबर अक्सर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। तो अकबर अक्सर नगाड़ा बजाया करता था। और अकबर की इच्छा अनुसार अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था और अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद आगे हम अकबर के 9 रत्न देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हर एक 9 रत्न से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो कौन कौन से अकबर के 9 रत्न थे? तो पहले हैं बीरबल, दूसरे हैं अबुल फजल, तीसरे तानसेन, चौथे फैजी, 5वें टोडरमल, 6वें मानसिंह, 7वें मुल्ला दो प्याजा, 8वें हकीम हुक्काम और 9वें अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये अकबर के 9 रत्न थे। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा अकबर का 9 रत्न नहीं है, तो आपको ये 9 के 9 नाम याद होने चाहिए। एक बार आप पढ़ लेंगे, आसान है, आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बीरबल के बारे में कि बीरबल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास और इन्हें अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी। और दीने इलाही धर्म अपनाने वाले ये एकमात्र हिंदू थे। कौन? बीरबल। और यूसुफजाई कबीले से लड़ते समय इनकी मृत्यु हो गई थी बीरबल की। तो बीरबल के बारे में आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए। उसके बाद है अबुल फजल। तो अबुल फजल कौन थे? तो ये इतिहास, दर्शन और साहित्य के विद्वान थे, इसीलिए अकबर ने इन्हें अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। तो अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना भी किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। ये तो एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है कि अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने ही अकबरनामा की रचना की थी। उसके बाद अगले 9 रत्न हैं तानसेन। तो तानसेन आपको पता ही है, ये संगीतज्ञ थे। तो इनका मूल नाम था रामतनु पांडे, इनका मूल नाम था। और इनके गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु थे हरिदास। और तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि? कंठाभरण वाणी विलास। उसके बाद अगले 9 रत्न हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। तो ये बैरम खान के पुत्र थे। बैरम खान आपको पता ही है ना, ये अकबर के संरक्षक थे। तो उन्हीं के पुत्र थे अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। ये कवि और साहित्यकार थे और गुजरात विजय के बाद ही इन्हें खान खाना की उपाधि दी थी अकबर ने। उसके बाद आगे देखते हैं तो मानसिंह। तो राजा भारमल के पुत्र और भगवान दास के पुत्र मानसिंह को अकबर ने अपने 9 रत्नों में शामिल किया था, क्योंकि ये बहुत ही बहादुर सेना नायक थे। कौन? मानसिंह। उसके बाद है टोडरमल। तो अकबर के दरबार में ये दीवान के पद पर थे। भूमि सुधार से संबंधित जो भी कार्य थे और लगान लेने से संबंधित जो भी कार्य थे, ये कौन करते थे? टोडरमल। इसीलिए ये दहसाल बंदोबस्त लेकर आए थे। मैंने आपको दहसाल बंदोबस्त के बारे में पढ़ाया था ना। तो भूमि सुधारक और लगान से संबंधित जो भी कार्य थे ये टोडरमल के अंदर आते थे। और अकबर के दरबार में ये दीवान के पद पर थे और इन्हें भी 9 रत्न में शामिल किया गया था। उसके बाद है राजा फैजी। तो अब्दुल फजल के ये बड़े भाई थे। कौन? राजा फैजी। और अकबर ने राजकवि का दर्जा दिया था राजा फैजी को, क्योंकि इन्होंने कई ग्रंथों को फारसी में अनुवाद किया था राजा फैजी ने। उसके बाद है हकीम हुक्काम। तो हकीम हुक्काम अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे, क्योंकि ये रसोई घर के प्रबंधक थे। यानी कि अकबर जो भी खाना खाते थे ना, वो हकीम हुक्काम के अंदर ही बनता था। हकीम हुक्काम कहते हैं पहले उसे चखते थे, उसके बाद ही अकबर उसे खाते थे। तो रसोई घर का प्रबंधक कौन था? हकीम हुक्काम। उसके बाद अगले 9 रत्न हैं मुल्ला दो प्याजा। तो मुल्ला दो प्याजा अरब के रहने वाले थे और ये काफ़ी बुद्धिमान और तार्किक व्यक्ति थे। तो अकबर ने इन्हें भी अपने 9 रत्नों में शामिल किया था। तो इन 9 रत्नों के नाम आपको याद होने चाहिए। बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैजी, टोडरमल, मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुक्काम और अब्दुल रहीम खाने खाना। उसके बाद लास्ट में हम अकबर के द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए थे वो भी देख लेते हैं। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा का लाल किला याद रखिएगा अकबर ने बनवाया था। उसके बाद लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसका निर्माण भी अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाज़ा मैंने आपको बताया था कि गुजरात विजय के पश्चात बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कहाँ पर? आगरा में। उसके बाद है जोधाबाई का महल, इसका निर्माण भी अकबर ने आगरा में करवाया था। तो पंचमहल का निर्माण भी अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में करवाया था। तो फतेहपुर सीकरी भी आगरा के नज़दीकी एक नगर है जिसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो ये अकबर के द्वारा करवाए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्माण कार्य थे। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि 1564 में अकबर द्वारा समाप्त किया गया जजिया कर क्या था। तो ये आपको बताना है। तो ये एक प्रकार का धार्मिक भेदभाव कर था। ये तीर्थ यात्रा कर नहीं था। अगर आपने तीर्थ यात्रा कर सोचा तो गलत है। ये एक प्रकार का धार्मिक भेदभाव कर था, क्योंकि ये केवल गैर मुस्लिमों पर ही लगता था। तो ये एक प्रकार का धार्मिक भेदभाव कर था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा डैश द्वारा बनवाया गया था। तो बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने अपने दरबारी संगीतकार के रूप में किसे नियुक्त किया था। तो अकबर के दरबारी संगीतकार थे मियां तानसेन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया था। तो अकबर ने जजिया कर पर प्रतिबंध कब लगवाया था? 1564 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सम्राट अकबर ने इलाही संवत शुरुआत किया था, यानी कि नए कैलेंडर की घोषणा की थी। तो इसका सही जवाब है 1583 में अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो अकबरनामा और आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि राजा टोडरमल किस विभाग के प्रमुख थे। तो राजा टोडरमल लगान संबंधित कार्य के प्रमुख थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा कौन था। तो अकबर के साथ संधि करने वाला पहला राजपूत राजा था राजा भारमल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर का 13 वर्ष की आयु में राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो अकबर का राज्य अभिषेक कलानौर में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी का हुआ था। आज का आखिरी प्रश्न है कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो अकबर के युवा अवस्था में इसका संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।